इसको देख सकता है। मैं भेज दूंगा इसको ग्रुप में, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा इसको। अगर किसी की रिकॉर्डिंग से कुछ मिस हो जाता है तो मतलब कुछ भी मिस हो जाता है तो वो उसको देख लेगा एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिजिक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 3 से। पहले तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी। पीयूष बेटा, माधव को तनिष्क को फ़ोन कर लो अगर पॉसिबल हो तो ना, उनसे कहना ज्वाइन कर लो, क्योंकि कल ये लोग परेशान हो रहे थे तो अब आज ज्वाइन नहीं करी इन लोगों ने, है ना। तो माधव को और तनिष्क को एक बार फ़ोन कर लो बेटा, अगर पॉसिबल हो पीयूष तो। ऑडियो, कनिष्क में तुम्हें अगर कुछ पूछना हो ना, मैं तुम्हारा अनम्यूट कर दूंगा माइक, वरना सबके अनम्यूट हो जाएंगे, फिर वो दिक्कत आती है बेटा, इसलिए बीच में डिस्टरबेंस होती है ना। तुम्हारा माइक अनम्यूट कर दूंगा अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो। चलो, मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकना। गुड आफ्टरनून बेटा। मैं बात करूं अगर फिजिक्स की, तो देखो, फिजिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को ही कवर करना है। इलेक्ट्रिसिटी कितने मार्क्स की आ रही है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जरा अगर किसी के पास मार्क्स का वो हो ना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, कितने कितने मार्क्स का क्या क्या आएगा। तो मैंने वो लिखवा दिया था आप लोगों को पहले ही, तो मुझे आप वो व्हाट्सएप कर देना। आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी आएगी 6 मार्क्स की, है ना। 6 नंबर की इलेक्ट्रिसिटी आएगी शायद, ऐसा कुछ है। बेटा अभी केमिस्ट्री पे भी आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। 6 नंबर की इलेक्ट्रिसिटी आएगी। जरा किसी के पास अगर वो मार्किंग वाला हो तो मुझे बता दो एक बार। चलो देखो, इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये जो जो टॉपिक हैं इनकी जो डिफाइन आ सकती है, ठीक है। इसकी डिफाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट पूछ सकते हैं, मेजरमेंट पूछ सकते हैं। तुम्हें पता है करंट को हम मेजर करते हैं बेटा अमीटर से, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, करंट को मेजर करते हैं अमीटर से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं बेटा किससे, वोल्ट मीटर से, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम उसको करते हैं। तो वोल्ट मीटर और अमीटर, ये दोनों को हम करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनकी डिफाइन के बाद अगर हम बात करें हम, तो फॉर्मूला आपसे नॉर्मली इनकी ऐसा यूनिट पूछ सकता है, तो ऐसा यूनिट में आपको पता है वोल्ट मीटर की जो इसकी पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। 1 वोल्ट की डिफाइन पूछ सकता है, ध्यान रखना। जो जो मैं बात बता रहा हूँ ये लिख लो चाहे नोट डाउन कर लो, इनको आपको पढ़ना है। डिफाइन 1 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, W/Q, वर्क डन, ये होता है वर्क डन, आपका वर्क डन, और ये होता है चार्ज, तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, W/Q। तो व्हेन 1 कूलाम चार्ज, जब 1 कूलाम चार्ज, चार्ज को भी हमने 1 रखा मान लो, तो और वर्क डन भी हमारा 1 जूल है, तो उस कंडीशन में जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई कहे डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कहोगे 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं व्हेन व्हेन 1 जूल, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू कैरी, या टू ब्रिंग, कुछ भी लिख सकते हो, टू ब्रिंग भी लिख सकते हो, टू कैरी लिख सकते हो, टू मूव लिख सकते हो, टू कैरी 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मतलब 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर हमने 1 जूल वर्क डन किया है, तो 1 वोल्ट उसी 1 जूल वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। सब कुछ 1 है, देखो V भी आपका 1 है, मान लो V की वैल्यू भी 1 वोल्ट है,
ठीक है, ये 1 वोल्ट कब आएगा, जब आपका डब्ल्यू भी आपका 1 जूल हो, और क्यू कूलाम भी आपका जो चार्ज हो वो भी 1 कूलाम हो। तो दोनों जब 1 कूलाम होंगे तो वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। तो एक तरीके से ये 1 वोल्ट की डिफाइन हो जाएगी। तो हमें सब कुछ 1 1 लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 वोल्ट की डिफाइन पढ़ लेना है। सेकेंड थिंग, इस चैप्टर से ओम्स लॉ, ये मान के चलो IRI, ओम्स लॉ, ठीक है। इस लॉ में आपको स्टेट स्टेट करने को आएगा। स्टेट करने के बाद आप बता दोगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। जब ये साइन हटेगा तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, IR। R आपका होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, R आपका रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, रजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, रजिस्टिविटी की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा वो नहीं आएंगी आपके में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी नहीं आएंगी। तो रजिस्टिविटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो V इज इक्वल टू IR वाला आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। 3 फॉर्मूले यहाँ से बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था स्ट्रेंगल के थ्रू, इस ट्रायंगल के थ्रू बताया था बेटा। ये V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो अगर V का फॉर्मूला चाहिए तो हम V को हाइड कर लेंगे, V का फॉर्मूला चाहिए V को हाइड कर लेंगे, IR हो जाएगा। अगर हमें उसका फॉर्मूला चाहिए, I का फॉर्मूला चाहिए, तो उस कंडीशन में I को हाइड कर लेंगे तो V अपॉन आर हो जाएगा, V अपॉन आर। अगर हमें R का फॉर्मूला चाहिए तो हम R को हाइड कर लेंगे, V अपॉन आई। इस तरीके से हमारे पास तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। V इज इक्वल टू IR, तो V इज इक्वल टू IR के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा। जो मैंने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर आपको करवाए हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको डिफिकल्ट लगे या कुछ लगे, अलग से आएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके, ये आपको याद रखना है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊं, तो अब इसमें हम बात करें, Q इज इक्वल टू एन ई, एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE, ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आप सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है MCQ के अंदर, इस फॉर्मूले के बारे में पूछ सकता है MCQ के अंदर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, N की जगह 6 रख दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, तो टोटल चार्ज आपका Q निकालना होगा आपको, Q आपको निकालना होगा, आप टोटल चार्ज बड़े इजीली बता दोगे उसमें। Q इज इक्वल टू NE आपसे कहेगा, जो क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोग कर लेना, उससे आपके न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई भी न्यूमेरिकल उससे अलग नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ खास नहीं है इस बार, इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी अभी अच्छी चैप जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आगे आएंगे, अभी अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ खास ऐसा नहीं आएगा। बस ओम्स लॉ पे कंसंट्रेट करना, ओम्स लॉ जरूर पढ़ के जाना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ को नहीं छोड़ना है आपको, ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग आपका रहेगा सेकेंड चैप्टर, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड, ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड। नोट्स आपके लिए बहुत सफिशिएंट हैं इसके, एंड कलरफुल वर्ड, कलरफुल वर्ड, ठीक है। इसमें से जो मैं आपको बता चुका हूँ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का एक कंबाइंड क्वेश्चन, कंबाइंड का मतलब न्यूमेरिकल के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये न्यूमेरिकल के साथ इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, न्यूमेरिकल के साथ इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल के साथ नहीं भी आ सकते हैं। एक बार को अगर न्यूमेरिकल नहीं भी आया तो फिलहाल ये दोनों के डायग्राम के साथ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 मार्क्स, ये आप डेफिनेटली लिख के रख लो, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया आपको पता है शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया आपको पता है लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। करेक्ट कैसे करेक्शन करते हैं, किस किस रीजन से ये हो जाता है, कॉजेस आपको पढ़ने हैं उनके, और करेक्शन पढ़ लेना है, ठीक है। करेक्शन पढ़ लेना है, कॉजेस पढ़ लेने हैं, ध्यान रखना। वो कहें आपसे, अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं, वो कहेंगे आपसे कि एक बच्चा है जिसको पास में ब्लैक बोर्ड पे कोई कुछ लिख रहा है, तो उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ उसको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में उसको कौन सी दिक्कत है, और दूर के ऑब्जेक्ट उसे दिखाई दे जाते हैं, ऐसा कुछ कहेंगे आपसे, तो उस कंडीशन में उसको मायोपिया है, शॉर्ट साइटेड, ओ सॉरी हाइपरमेट्रोपिया है, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर का तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है,
ठीक है, और अगर पास का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको मायोपिया, ये आपको पता है। तो इसमें ये बात ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि पावर से आएगा, पावर ऑफ लेंस से। ठीक है, पावर ऑफ लेंस से एक न्यूमेरिकल आएगा। पेपर इस तरीके का है कि मॉडरेट है, कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि आपको PYQs जरूर करूर करके जाने हैं। अगर आपको एटलीस्ट ये चाहिए कि कोई क्वेश्चन अलग से, मतलब कुछ अच्छा ना, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कुछ ज़्यादा टिपिकल या कुछ, तो PYQ जरूर कर लेना। PYQs का मतलब है जो स्कूल वाला PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब वो कहाँ से मिलेंगे? तो कोशिश करिए, मैंने घर पे बोला है कि किसी से फ़ोटो क्लिक करवा के और सारे फोटोज़ मुझे भेज दिए जाएं, तो मैं वो फ़ोटो तुरंत आपको फॉरवर्ड कर दूंगा बेटा। ठीक है, हाफ अर्ली के फ़ोटो होंगे, जितने भी फ़ोटो होंगे मैं सब आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, इसमें जो मेन क्वेश्चन है आपके ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में, वो एक ये वाला प्रिज्म वाला क्वेश्चन है। प्रिज्म में इस तरीके से होगा, तो डिस्पर्जन हो रहा होगा लाइट का, एक लाइट ऊपर जा रही होगी, एक इस तरह जा रही होगी, तो आपसे पूछेंगे ये कौन सी, एक्स है, मान लो वाई है, तो आपसे पूछेंगे ये कौन सा, तो आप बता दोगे रेड है, और नीचे कौन सा होता है, वायलेट, ये वायलेट होता है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, केस स्टडी की मैं बात करूँ, अभी बात करूंगा फिजिक्स की केस स्टडी कहाँ कहाँ से आ सकती है। फिलहाल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे। हाँ, वो वाले PYQs हैं कनिष्ठ, जो आपने पेपर मुझसे ले गए थे, वही हैं PYQs। ठीक है, वही है बेटा PYQs। केस स्टडी की मैं बात करूं, तो केस स्टडी में सबसे पहले मैं बताऊं प्रिज्म की एक केस स्टडी, इसी से लाइट से रिलेटेड, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड केस स्टडी आ सकती है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट से रिलेटेड केस स्टडी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये प्रिज्म इस तरीके से बना हुआ होगा, यहाँ पर डिफरेंट लाइट जा रही होगी, तो ये लाइट यहाँ पर आपकी रिफ्रैक्ट हो रही होगी और डिस्पर्जन भी हो रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लो। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपको करना है, पढ़ना है क्या, इसके बाद आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डिफाइन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसकी डिफाइन में। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद आपको पढ़ना है अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ऑफ स्टार्स, और एक टॉपिक है आपका टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट है ब्लू कलर ऑफ स्काई। बस ये आपको टॉपिक 5 इसके पढ़ लेने हैं, ये ध्यान रखना। ये 5 टॉपिक आपको इसके पढ़ लेने हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ, मतलब ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक डिफाइन है एकोमोडेशन ऑफ आई की, वो डिफाइन पढ़ लेना, एकोमोडेशन ऑफ आई। आई का आपको नियर और फार पॉइंट पता होना चाहिए, एकोमोडेशन ऑफ आई, आई का आपको नियर और फार पॉइंट पता होना चाहिए। नियर पॉइंट आपको पता है होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो 25 से इन्फिनिटी ये हमारी रेंज होती है। ठीक है, रेंज होती है, रेंज, रेंज होती है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, 25 सेंटीमीटर से लेकर और इन्फिनिटी तक की रेंज होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया, हाँ एक और छोटा सा, सॉरी, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, देखो ये तो डिफाइन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक डिफाइन है, ये डिफाइन है, और ये डिफाइन है, ये दोनों डिफाइन है। तो 3 डिफाइन हो गई, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डिफाइन हो गई, एक टिंडल इफेक्ट की डिफाइन हो गई, और एक डिफाइन हो गई एकोमोडेशन ऑफ आई की, या पावर ऑफ एकोमोडेशन, बात वही है। तो ये डिफाइन हो गई। ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई टॉपिक है, और रेनबो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हैं आपके। बेटा इसके न्यूमेरिकल मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए हैं कोचिंग में। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल कराए हैं कोचिंग में, वही आपको कर लेना है। और अगर आपको वो समझ में नहीं आएंगे, और आप नहीं, आपके पास नहीं है, तो स्कूल की नोटबुक में सेक्शन सी से मैं न्यूमेरिकल इसके लेके भेज दूंगा, वहाँ पे भी 3 से 4 न्यूमेरिकल कराएं, बस वो आपके लिए बहुत सफिशियंट होंगे। ये ध्यान रखना, वो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत हद तक सफिशियंट हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने स्कूल में कराए हैं। उसके बाद जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपके लिए रेनबो फॉर्मेशन के,
अर्ली सनराइज, रे सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आप ये मान के चलो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 1 मिनट रुकना बेटा। हम्म। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब आप पावर निकाल लोगे, ब्लू कलर ऑफ स्काई, बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई में आपको पता है क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो स्कैटर होने वाला कलर होता है वो होता है वायलेट। ठीक है, क्योंकि वायलेट की स्पीड सबसे कम होती है, सबसे कम होती है वायलेट की स्पीड। तो आपको जब जब लाइट आती है, डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, वो डिस्पर्जन होने की वजह से अपने अपने कलर्स में टूट जाती है। वायलेट का जो कलर, वायलेट जो होता है वो सबसे कम स्पीड होती है, उसकी कम स्पीड होने की वजह से उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ वायलेट। कनिष्क, मैं अर्ली सनराइज, बेटा जल्दी मत करो सब लोग, देव मैं बता रहा हूँ, सब एक एक करके आ रहा हूँ बेटा चैप्टर्स पे। ठीक है, पहले फिजिक्स के चैप्टर्स की बात हो रही है, फिर केमिस्ट्री की बात होगी, फिर बायो की बात होगी, है ना। अब मैं जो ब्लू कलर ऑफ स्काई का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जिसको भी इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत है वो एक बार देख ले, और उसके बाद मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो से आपको ब्लू कलर ऑफ स्काई बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क आपको भी मैं एक वीडियो भेज दूंगा, वहां से आपको अर्ली सनराइज और डिले सनसेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जिसको जिस जिस टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो मुझे वो टॉपिक तुरंत लिख के भेज दीजिए, तुरंत मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर इस वाले टॉपिक पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, जैसे ब्लू कलर ऑफ स्काई है तो ब्लू कलर ऑफ स्काई की वीडियो में भेज दूंगा, तुरंत वो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। ठीक है, जरा पीयूष बेटा माधव को बोलो, ये मुझे कॉल कर रहा है, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, इसको बोलो कि क्लास ज्वाइन कर ले, लिंक भेज दिया है मैंने, जूम ऐप डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन करे। ठीक है, उसके बाद ब्लू कलर ऑफ स्काई के बाद आपका है, मैं आपको बता दूं, स्पीड जो होती है सबसे कम वायलेट की होती है, एक बार जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, सबसे ज़्यादा फैलता है वायलेट कलर। लेकिन हमारी जो आईज हैं, हमारी जो आंखें हैं, देखो नीचे से चलते हैं विब की ओर, इस तरीके से चलते हैं विब की ओर। तो हमारी जो ये वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, उसके बाद इंडिगो होता है, और उसके बाद होता है बेटा कौन सा, उसके बाद होता है आपका ब्लू कलर। ठीक है, 3 कलर आपके स्कैटर होते हैं। अब जब 3 कलर आपके स्कैटर होते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमारी जो आईज हैं वो सेंसिटिव होती हैं किसके लिए, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं हमारी आईज ब्लू कलर को देखने के लिए, ब्लू कलर को देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं। तो उस कंडीशन में हमारी आई सबसे ज़्यादा ब्लू कलर को देखने के लिए सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हमें पूरा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मैं आपको इसकी वीडियो भेज दूंगा, एक एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा प्रॉपर, आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए ब्लू कलर ऑफ स्काई तो आप मुझे मैसेज कर दो कि ब्लू कलर ऑफ स्काई टॉपिक इस तरीके से डाल दो, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, सेम ऐसे ही कनिष्क मैं भी आपको वो भी भेज दूंगा, अर्ली सनराइज और डिले सनसेट का। वो भी आपको बहुत अच्छे से 3D में समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें उसमें क्या लिखना है क्या नहीं वो बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये 3 डिफाइन, ये सब होने के बाद हम बात करें आई के बारे में। तो आई का डायग्राम मतलब 90% नहीं आता है, 90% नहीं आता है बनाने को, 10% तो देखो बेटा कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मान के चलो 90-95% आई का डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये है कि आई का डायग्राम अगर एक बार एनसीईआरटी वाला देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी में देख लेना, उसमें केवल और केवल 5 से 6 चीजें लेवल कर देना, 5 to 6 लेवल कर देना, बस बाकी बात खत्म। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे कि इसमें किस आई के कौन से पार्ट के फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कौन कौन से पार्ट के फंक्शन पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेटिना, प्यूपिल। ठीक है, रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया, कॉर्निया के बाद है आपका आइरिस, और अगर हम बात करें तो आइरिस के बाद है आपका
मसल, सिलेरी मसल्स, ठीक है। इनके आपसे फंक्शन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता है कॉर्निया एंट्री कराती है लाइट को, रिफ्रैक्ट करती है। कॉर्निया ही मेन जो होता है सबसे पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल लाइट को, लाइट की बेसिकली कितनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग कितनी लाइट अंदर जानी है कितनी नहीं, वो प्यूपिल करता है। आयरिस इसको हेल्प करता है प्यूपिल को। रेटिना पर इमेज बनती है। स्लेरी मसल्स लेंस को स्ट्रेच करती हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है सारा कुछ, एक एक फंक्शन इनका पढ़ लेना। नोट्स आपके सबके पास हैं, जिसके पास नहीं हो वो मुझे भेज देगा, मैं उसको नोट्स भी भेज दूंगा बेटा, ठीक है। एक एक फंक्शन, ये 5 आपके जो सामने लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, इनके आपको नोट्स पढ़ लेने हैं, मतलब इनके आपको वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, एक स्पॉट होता है येलो स्पॉट, जैसे कि आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, ऐसे ही एक येलो स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट पे आपकी इमेज बनती ही नहीं है, इमेज की फॉर्मेशन नहीं होती है ब्लाइंड स्पॉट पे। और येलो स्पॉट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, यहाँ पर बहुत अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। ये आपकी मान लो आँख है, ठीक है। ये मान लो सपोज दैट ये आपकी आँख है, मान लो बस एक। तो यहाँ पर आँख कैसी बन गई अजीब सी आँख ये है, मान लो आपकी आँख है, ठीक है। इस तरीके से मान लो आपकी आँख है यहाँ पे। तो यहाँ पर आँख के अंदर जब लाइट जाती है तो यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पर होता है, मान लो आपका इधर नीचे की तरफ होगा हल्का सा ब्लाइंड स्पॉट। ये अगर आपका ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा स्पॉट है, ये सबसे सेंसिटिव है लाइट के प्रति, मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट। मैं फिर बता दे रहा हूँ क्योंकि इस पे से एमसीक्यू आ चुका है, 2 साल लगातार आया है, ठीक है। तो 2 साल लगातार एमसीक्यू आया है, तो मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट है ये। उस कंडीशन में ये स्पॉट आपका येलो स्पॉट है, मोस्ट सेंसिटिव स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट है और इस पर इमेज फॉर्मेशन बहुत शार्प होती है, बहुत शार्प इमेज बनती है, ध्यान रखना, बहुत शार्प इमेज बनती है, इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं इसके, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जिसको जो लेट ज्वाइन हुआ है या कुछ भी दिक्कत है, उसके मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, वो अपने अकॉर्डिंगली देख लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 की, लाइट की। ये चैप्टर नंबर 1 लाइट। मुझे जहाँ तक उम्मीद यही है कि लाइट से इस बार रे डायग्राम अगर आए तो बहुत से बहुत 2 नंबर में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। रे डायग्राम, ठीक है, क्योंकि रे डायग्राम 2 बार रिपीट हो गए आपके। 2 बार का मतलब UT1 में भी रिपीट हुए थे, 2 बार नहीं, मतलब 1 बार रिपीट हो गए। तो रे डायग्राम इस बार आ सकते हैं, लेकिन हाँ बहुत कम मार्क्स में आएंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस बार रहेंगे यूजेस, ठीक है। यूजेस के बाद एक न्यूमेरिकल तो देखो आना ही आना है, रे डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व भी करना होगा आपको, और इसके साथ साथ रे डायग्राम भी इसका बनाना होगा, ठीक है। जिसको भी लाइट के न्यूमेरिकल्स में या किसी में भी प्रॉब्लम है, वो बेटा इसके पीछे मत पड़ो, मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये फिर आपकी बाकी चीज़ें खराब कर देगा। लाइट में जो इजी चीज़ें हैं जैसे यूजेस हो गए, साइन कन्वेंशन हो गए, ठीक है, रे डायग्राम हो गए, ये आप पढ़ लो बस, केवल और केवल। न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बाद में मैं करा दूंगा, अभी के लिए फिलहाल के लिए इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि फिर ये आपकी बाकी चीज़ें खराब कर देगा, है ना। ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड वाला थ्योरी वाला जो पार्ट है, वो आप लोग प्रिपेयर करो। इसके न्यूमेरिकल जिसके अच्छे से हो जाते हैं, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस है, वो आप लोग कर लो। हाँ, इसमें बस इतना ध्यान रख लेना, एम वाले न्यूमेरिकल मैग्निफिकेशन जैसे दिया है -2, तो इसका पता होना चाहिए, बस इतना याद कर लेना कि भाई मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है जैसे 2 है, ये ध्यान रखना, ये साइन का मतलब अलग होता है यहाँ पर, और ये जो +-2 लिखा हुआ है इसका मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है प्लस का, तो प्लस का 2 का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर देन है, बड़ा है। तो मैग्निफिकेशन जब 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में इमेज बनती है इनलार्ज। कैसी बनती है, इनलार्ज। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज बनती है डिमिनिस्ड, ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड होती है। अगर माइनस में है मैग्निफिकेशन, अगर प्लस में है तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और उस कंडीशन में इमेज बनेगी इनलार्ज, बनेगी इनलार्ज ही दोनों केस में, क्योंकि यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। अगर अगर आपके पास ऐसा कुछ होता, अगर आपके पास सपोज दैट होता 0.5 ये लिखा होता प्लस का, तो प्लस का सिंबल से आप बता दोगे कि ये बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और 0.5 से आप बताओगे कि मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, ठीक है। उस कंडीशन में इमेज बनेगी डिमिनिस्ड। तो ये ध्यान रखना है आपको, इमेज के नेचर जैसे पिछली बार UT1 में पूछे गए थे, मतलब आपके पहले वाले एग्जाम में पूछे गए थे, वैसे ही कुछ आपके इमेज का नेचर पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइट चैप्टर के लिए
मैं फिर बता दे रहा हूँ एक बार कि आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वो हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, वो जरूर कर लेने हैं बेटा, वो सारे के सारे कर लेने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं केस स्टडी और लॉन्ग की, कि लाइट इस फिजिक्स में लॉन्ग और केस स्टडी कहाँ से बन सकता है, कैसा आ सकता है। तो देखो 10 मार्क्स का आपका आ रहा है, आपको पता है लाइट 10 का ही तो आ रहा है, आई थिंक, मुझे ध्यान है 10 का ही आ रहा है ना। 8 मार्क्स का आएगा आपका ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, और 6 या 7 की आएगी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने जो लिखवाया था मुझे ऐसा ही कुछ याद आ रहा है, या फिर उल्टा है शायद, ऐसा कुछ है कि 10 मार्क्स का ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड आ रहा है और लाइट आ रहा है उसका। अच्छा ठीक है, मुझे मिल गया। फिजिक्स में चैप्टर 1 आएगा 12 मार्क्स का, सॉरी, लाइट आएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है तो 12 मार्क्स का आएगा लाइट, ओके। सेकंड चैप्टर आएगा 7 का और थर्ड चैप्टर आएगा 6 का। ठीक, तो लाइट में मैं आपको बता दे रहा हूँ 12 मार्क्स में है तो रे डायग्राम फिर आने ही आने हैं। ठीक है, ये करके जाना, रे डायग्राम के साथ साथ न्यूमेरिकल्स करके जाना। लेकिन अगर मैंने क्या कहा आपसे, अगर आप मान लो इसमें रे डायग्राम जो न्यूमेरिकल है वो छोड़ भी जाते हो, ठीक है, रे डायग्राम अगर आप छोड़ जाते हो, वो सॉरी न्यूमेरिकल अगर आप छोड़ के जाते हो, रे डायग्राम पे और मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले पे, पावर पे, मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ, इसमें जो न्यूमेरिकल इस बार मिल सकता है वो पावर पे मिल सकता है। पावर की डिफाइन भी मिल सकती है, डिफाइन 1 डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर को डिफाइन करो। उसके साथ साथ आपसे क्या कहते हैं, जो यूजेस हैं लेंस के वो पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, साइन कन्वेंशन पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइट में जो सिंपल चीज़ें जैसे यूजेस हो गए, साइन कन्वेंशन हो गए, और डिफाइन उसकी डिफाइन हो गई पावर की, 1 डायोप्टर हो गए, पावर के ऊपर न्यूमेरिकल हो गए, ये सब आपको पढ़ लेना है। रे डायग्राम आपको देख लेने हैं। न्यूमेरिकल्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल इसमें मैक्सिमम अगर 12 मार्क्स है तो 5 से 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल रहेंगे। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ये चीज़ें अपनी ख़राब मत करना। मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखो ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में आपको अगर अच्छे से कर लोगे आप, 13 मार्क्स का पोर्शन है, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 12 नंबर में अगर मान लो 5-6 नंबर भी आपके कट हो गए, 5-6 मिल गए, तब भी आपके यहाँ पर 15 या 16 मार्क्स हो गए केमिस्ट्री फिजिक्स में, है ना। तो इसलिए लाइट के चक्कर में सब कुछ मत खराब करना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। बाकी अच्छे बच्चे सब ये कर ही लेना, जिसका टॉपिक अच्छे से तैयार है वो कर लोगे। फिर बात करते हैं अब बेटा केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की हम बात करते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपका केमिस्ट्री में जो रहेगा वो रहेगा 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 नंबर में क्या रहेगा इसमें, 8 मार्क्स में, अब आप सोचो लास्ट जो पेपर में आ चुका है, ऐसे डिकम्पोजिशन के टाइप्स आ गए थे, है ना, डिकम्पोजिशन के टाइप्स आ गए, इसमें एक बात ध्यान रखना, बैलेंसिंग तो आनी ही आनी है, बैलेंसिंग आनी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आना है, और ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको 3 नंबर MCQ में। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बैलेंसिंग और टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये आपको MCQ में मिलेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली MCQ ही रहता है। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन और बैलेंसिंग ये आपको रहेगा रहेगा इसका ध्यान रखना, MCQ। फिर हम बात करते हैं चैप्टर की, अगर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में, तो इसमें NCERT के क्वेश्चन इस बार आप जरूर कर लेना, मैं आपसे यही कहूँगा, NCERT के क्वेश्चन एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, सेकेंड थिंग, केबल और केबल रिएक्शंस के लिए NCERT की इक्वेशंस यही आपकी काफ़ी होंगी, NCERT की इक्वेशंस देखनी है आपको, केबल और केबल, केमिकल इक्वेशन NCERT वाली ही करनी है आपको। टाइप्स में डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनकी जो सिंपल सिंपल सी डिफाइन है वो आपको याद होनी चाहिए। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये आपको याद होनी चाहिए। इस बार जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो मिल सकता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप पिछला UT1 का पेपर उठा के देखना, उसमें जो टॉपिक नहीं है पहले आप उन टॉपिक को अच्छे से कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप उन टॉपिक को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको पेपर में थोड़ा चेंज मिलेगा। भाई आप कुछ सोचो ना, आप एक टीचर के नज़रिए से सोचो बेटा, मान लो मैंने एक क्वेश्चन जो पिछले पेपर में दे रखा है,
ठीक है, क्या मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा या उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट करूंगा ना? नहीं करूंगा ना, मतलब मोस्टली नहीं करूंगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचो कि क्वेश्चंस रिपीट या उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा जनरली। तो जो टॉपिक पहले आ चुके हैं यूटी 1 में, ठीक है, उनको आप करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ना है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में करना। पहले आप उन टाइप टॉपिक को कर लेना जो आपके पहले वाले यूटी 1 में नहीं आए थे, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, बैलेंसिंग हो गए, थोड़ा सा टाइप्स में एमसीक्यू हो गए, ये तो कॉमन है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एमसीक्यू के टाइप्स हो गए, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये आपको करना है चैप्टर 1 से, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, चैप्टर 1 में इस बार वो देख लेना, जो पहला ही टॉपिक है बिल्कुल, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरूर देख के जाना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार आप इक्वेशंस को एनसीईआरटी में बैलेंसिंग और टाइप्स केवल एमसीक्यू के बिहाफ पर। ठीक है, बैलेंसिंग और टाइप्स बहुत सिंपल बैलेंसिंग आएगी, कोई डिफिकल्ट बैलेंसिंग नहीं होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना होगा, रिड्यूसिंग एजेंट बताना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक सब आपको पता है, बहुत सिंपल चैप्टर है अगर देखो तो थ्योरी वाइज। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ थ्योरी वाइज। अगर आपसे इक्वेशंस की बात करें तो एक इक्वेशन में, हाँ मैं मानता हूँ कि आपको केमिकल रिएक्शंस याद करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन थ्योरी वाइज बहुत अच्छा चैप्टर है वो। थ्योरी में उसमें बहुत ईजी है उसकी थ्योरी। सेकंड चैप्टर कम मार्क्स का आना है, सेकंड चैप्टर के मार्क्स का वेटेज आपको पता है कितना है। तो 1 मिनट रुकना बेटा। सेकंड चैप्टर का आपका मार्क्स का वेटेज है 5 मार्क्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर के आपके मार्क्स का वेटेज है बेटा। हाँ, अभी मेटल नॉन मेटल पे आ रहा हूँ बेटा मैं। सेकंड चैप्टर में आपका जो मार्क्स का वेटेज है वो है 5 मार्क्स का। तो सेकंड चैप्टर में आप ये मान के चलो एसिड्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको केवल और केवल, मतलब बहुत अच्छे से। और पीएच, पीएच पढ़ना है। पीएच का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, जैसे बस इतना पढ़ना है कि अगर मतलब किसी कीड़े ने काट लिया तो क्या लगाओगे। ठीक है, बस नॉर्मली, या फिर आपकी एसिडिटी हो गई तो क्या करोगे। ठीक है, तो एसिड की प्रॉपर्टीज में भी वो भी एसिड की रिएक्शन केवल और केवल आपको पढ़नी है मेटल के साथ में। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ में, एसिड की रिएक्शन आपको पढ़नी है उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स के साथ में। ये 2 रिएक्शन आपको एसिड की पढ़ लेनी है। पीएच के बारे में थोड़ा बहुत, स्केल के बारे में कि अगर इसका 7.5 पीएच है तो ये कैसा हुआ, बेसिक हुआ या एसिडिक हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ जनरल जो मैंने आपको सॉल्ट्स बताए थे क्लास में भी, इंपॉर्टेंट सॉल्ट लिखवाए थे वो, जैसे इसमें कौन कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लेना इस बार, बेकिंग सोडा पढ़ लेना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ठीक है, और इस बार पढ़ लेनी है आपको पीओपी। 3 सॉल्ट आप जरूर पढ़ के जाना है इस बार। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और पीओपी। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर उसी में से बनता है ना, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद इतना ही पढ़ लेना, इसमें बहुत हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने आपको बताया, सॉल्ट्स में से बस ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं। बेकिंग सोडा के बारे में लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लेना और पीओपी पढ़ लेना इस बार। जो नोट्स में आपके जितना गिवन है ना उतना अच्छे से आप पढ़ लेना। थर्ड नंबर पे आता है फिर आपका, सॉल्ट्स के बाद थर्ड चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से ही चल रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखना बेटा, आफ्टर 3 मिनट्स टाइमिंग होती है थोड़ी सी इसमें क्लास में, जूम में टाइमिंग लग जाती है बेटा, तो 3 मिनट के बाद कॉल आपकी कट हो जाएगी। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रोस्टिंग और रेंसिडिटी। मैंने आपको बताया था ZnS यानी कि जिंक की, आप पढ़ लेना एक्सट्रैक्शन अच्छे से। ठीक है, जिंक का एक्सट्रैक्शन, जिंक का एक्सट्रैक्शन, जिंक का एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना, एक्सट्रैक्शन जिंक का। उसके बाद रिफाइनिंग जरूर पढ़ लेना इस बार, कॉपर की रिफाइनिंग है केवल आपके सिलेबस में, तो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की रिफाइनिंग है केवल, ये पढ़ लेना। जिंक के एक्सट्रैक्शन में रोस्टिंग भी आ जाएगी और जिंक के एक्सट्रैक्शन में कैल्सिनेशन भी आ जाएगा।
तो जिंक के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन कंबाइंड करके ZnS से निकालते हैं जिंक को, और ZnCO3 से निकालते हैं हम जिंक को, ठीक है। इसके बाद NCERT के, केवल और केवल NCERT के, उनसे प्रैक्टिस कर लेना आप आयनिक कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि आयंस बनाने की। जो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन है ना, वही इस तरीके से, जैसे अगर आपसे एटम कहे, सोडियम का एटम बनाना है, तो आपने एक बीच में वो रखा मतलब न्यूक्लियस, एक ही ऑर्बिट, दो ऑर्बिट और तीन ऑर्बिट, ये तो एटम वाला बन जाएगा। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखा देना। जैसे सोडियम के पास कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2,8,1 तो दिखा देना एटम का। जब आयन का पूछेगा तो आयन में ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, सोडियम के आयन में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जब आपसे Na का पूछेगा तब तो आप तीन ऑर्बिट बनाओगे, एक, दो और तीन, मतलब तीन, बीच में न्यूक्लियस ही है, एक में पहले में दो। बेटा वो बीच में कैंसिल आउट हो गई थी, जरा 1 मिनट रुकना। अब आ रही है ऑडियो बेटा अब्दुल्ला? अब आ रही है? हाँ ठीक है, जरा फटाफट से देख लो। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट का क्लास बचा है बेटा ये वाला। तो इसमें आपको, अगर Na+ की बात हो रही है आयन की, तो इसमें दो ही ऑर्बिट बनानी है, एक और एक, दो, क्योंकि इसमें 2,8 1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये गायब हो जाता है, चला जाता है ये, ठीक है। तो इसमें दो ऑर्बिट बनानी है। तो ये आपको NCERT से करने हैं केवल और केवल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको NCERT से करना है, केवल और केवल NCERT से आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, फिर नेक्स्ट थिंग, कि जब आप ये सब कर लोगे, इसके बाद आपको करना है इसमें क्या, कि मेटल्स की